गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 8 है और आज हम शुरुआत करेंगे। कुछ झन्नाटेदार फैक्ट्स हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इंग्लिश में सीखने के लिए कितना कुछ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि वॉज वर्ग का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, इज ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट जब वेस्ट हो जाता है तो पास्ट बन जाता है, तो इज से क्या बन गया, वॉज। इसी तरह से जब आर वेस्ट हो जाता है, वेस्ट, तो इसका वर बन जाता है। इसी तरह से हैज और हैड के बारे में जान लीजिए। हैव को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जब अप्लाई करते हैं तो ये हैज बन जाता है, और इसको पास्ट करने के लिए जब इसमें ईडी अप्लाई करते हैं तो ये हैड बन जाता है। पिछले वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस की बातें की थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन। जब वर्ब ऑफ परसेप्शन हमको मिलेगा, ऐसी 5 वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स को ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, जैसे कि सी, स्मेल, टेस्ट, हियर, फील। तो इनके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस आईएनजी लग के नहीं बनता है। तो फिर कैसे बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कॉन्टिन्यूअस टेंस का काम करता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग नहीं होगा, क्या होगा? आई सी। हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको देखता है, आप अपनी हालत बताते हो और वो कहता है ओ आई सी। तो यहाँ पर आई सी का मतलब है मैं देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश आई एम सीइंग नहीं होगी, आई सी। इसी तरह से आई वॉज सीइंग नहीं, आई सॉ। आई विल बी सीइंग नहीं, आई विल सी। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्टिन्यूअस होकर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। कब? तब जब ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आते हैं, सी, स्मेल, टेस्ट, हियर, फील। वर्ब्स ऑफ इमोशन, कुछ वर्ब्स होती हैं जो हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं, जैसे कि लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, अडोर, रिस्पेक्ट, होप, विश, थैंक। तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। अगर आपको ये फील देना है कि रहा है, रही है या रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको फील देना है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनता है। जैसे कि आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई एम होपिंग नहीं, आई होप। आई वॉज होपिंग नहीं, आई होप्ड। आई विल बी होपिंग नहीं, आई विल होप। यानी ये आईएनजी लगा करके कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कॉन्टिन्यूअस का सेंस देने लगता है। कब? तब जब वर्ब्स ऑफ इमोशन की बात होगी। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जहां पर हमारी सोच काम कर रही होती है। तो ऐसी वर्ब्स में भी आईएनजी नहीं आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही कंप्लीट हो जाता है हमारा ट्रांसलेशन। भले ही हमको फील देना है कॉन्टिन्यूअस टेंस का, लेकिन वर्ब आईएनजी लगा करके नहीं बनाते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक। आई वॉज थिंकिंग नहीं, आई थॉट। आई विल बी थिंकिंग नहीं, आई विल थिंक। तो इतनी देर से हम क्या सीख रहे हैं कि वर्ब में आईएनजी नहीं लगाना है, वर्ब ऑफ परसेप्शन में आईएनजी नहीं लगाना है, वर्ब ऑफ इमोशन में आईएनजी नहीं लगाना है, और वर्ब ऑफ थिंकिंग में आईएनजी नहीं लगाना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे और फिर भी ये हमें कॉन्टिन्यूअस का टेंस देंगे। अब हम बात करेंगे वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस की। प्रतीत होना, लगना। तो जब कोई दिखता है, लगता है, प्रतीत होता है, तो वहां पर अपीयर या सीम, ये 2 वर्ब्स आती हैं। इन दोनों का ही मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, दिखना। तो जैसे आपको बोलना है तुम बड़े दुखी, बड़े परेशान, बड़े उदास दिख रहे हो,
तो यहाँ पर यू आर सीमिंग टू बी वेरी सैड ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? यू सीम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू सीम टू बी वेरी सैड, ये सही है, ये गलत है। तो जब इनका प्रॉपर सेंस होगा दिखना या लगना या प्रतीत होना, तब हम इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह से इस्तेमाल करेंगे, वर्ब आईएनजी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस आप पढ़ रहे हो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। आई एम अपियरिंग फॉर सर्विस एग्जाम्स, यानी यहाँ पर लगना, प्रतीत होना, दिखना ये सेंस नहीं आ रहा है, बल्कि कोई एग्जाम में अपियर होने जा रहा है, तो वहाँ पर आईएनजी सही है। आई एम अपियरिंग फॉर सर्विस एग्जाम्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं बॉक्स 6 की। पिछले वीडियो में भी हमने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज बारी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने की। यही हमारा बॉक्स 6 है। वह चाय पी रहा होगा, तो ये फ्यूचर में काम कंटिन्यू होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल भी आएगा, शैल भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग वाली इंग्लिश है। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, रिटन की तैयारी वाली इंग्लिश पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम विल शैल साथ लेके चलेंगे। अभी हमारा सारा फोकस विल बी पर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि ग्रामर में एक रूल था, जब फर्म डिटर्मिनेशन, धमकी, पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, इस तरह की चीज़ों के लिए विल का शैल और शैल का विल हो जाता था। तो जब स्पीकिंग करते समय ये चीज़ें शो करनी होंगी, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, धमकी, तो फिर क्या करेंगे? इसमें हम लोग श्योरली का यूज़ करते हैं। रिटर्न की ग्रामर में आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट ज़रूर जाऊंगा। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में आई विल श्योरली गो टू मार्केट। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो पॉजिटिव कैसे बनेंगे, फॉर्मूला समझ लीजिए। सब्जेक्ट के बाद विल भी आएगा, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तुम जाले साफ कर रहे होगे। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट क्या है? तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद जाले की इंग्लिश नहीं आएगी, फॉर्मूला चलेगा, सब्जेक्ट यानी यू के बाद विल बी, यू विल बी। वर्ब में आईएनजी लगाना है, जाले साफ करना। तो साफ करना की इंग्लिश तो क्लीन होती है, इसी में आईएनजी लग जाएगा, यू विल बी क्लीनिंग। जाले की इंग्लिश होती है कॉबवेब्स। अगर मकड़ी के जालों की बात हो रही है तो सिर्फ वेब बोलने से काम नहीं चलेगा, कॉबवेब्स। यू विल बी क्लीनिंग कॉबवेब्स। वह फुसफुसा रहा होगा, ही विल बी। फुसफुसाना की इंग्लिश होती है विस्पर, तो विस्पर में ही आईएनजी लगा दीजिए, ही विल बी विस्परिंग। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव करने का मतलब है बी के पहले नॉट लगा देना, क्योंकि नॉट की खास बात ये है कि ये वर्ब के पहले आता है। अब आप बोलोगे ये वर्ब आईएनजी के पहले आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो मेन वर्ब है वो तो बी है, ये जो वर्ब आईएनजी है ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए है। कॉन्टिन्यूअस से पहले ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में विल के साथ जो फर्स्ट फॉर्म लगती थी, याद कीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो उस वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। तो बी के पहले नॉट आएगा, सब्जेक्ट विल नॉट, बी वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो नॉट की खास बात यह है कि ये वर्ब के पहले आता है, और बी की खास बात यह है कि ये वर्ब आईएनजी के पहले आता है। यानी जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो सिर्फ विल इधर से उधर होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, बी के पहले नॉट, वर्ब आईएनजी के पहले बी। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तुम शर्ट के बटन नहीं बंद कर रहे होगे, यू विल नॉट बी। शर्ट के बटन बंद करना, पिछले वीडियो में पूरी डिक्शनरी दे दी थी आपको। बटन बंद करना, बटन खोलना, चेन बंद करना, चेन खोलना।
बेल्ट बांधना, बेल्ट खोलना, नाड़ा की इंग्लिश, हुक की इंग्लिश, तुरपाई की इंग्लिश, उधेड़ना की इंग्लिश, बटन टूटना की इंग्लिश, ये सब कुछ बताया था। तो जिन्हें याद है वो बोलें और जिन्हें नहीं याद है वो देखें। यू विल नॉट बी बटनिंग द शर्ट। बटन द शर्ट का बताया था मैंने, बटन बंद करना। अनबटन द शर्ट का मतलब बटन खोलना। तो यहाँ पर तुम शर्ट के बटन नहीं बंद कर रहे होगे। यू विल नॉट बी बटनिंग द शर्ट। नेक्स्ट है वह मुंह नहीं चिढ़ा रहा होगा। ही विल नॉट बी, मुंह चिढ़ाना की इंग्लिश होती है मेक फेसेस, वर्ब आईएनजी हो जाएगा तो हो जाएगा मेकिंग फेसेस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। विल सब्जेक्ट बी के पहले नॉट, वर्ब आईएनजी के पहले बी और ऑब्जेक्ट। क्या वह तेल लगा रहा होगा। विल से शुरू होगा क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है, विल। फिर सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। नॉट नहीं है, बी जरूर आएगा। फिर वर्ब आईएनजी, तो मेन वर्ब है तेल लगाना, इसकी इंग्लिश होती है अप्लाई ऑयल। तो विल ही बी अप्लाइंग द ऑयल, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम लालू यादव से चारा घोटाले के संबंध में गहन पूछताछ कर रहे होगे। अब देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन अगर फॉर्मूला क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विल, क्योंकि जिन सवालों का जवाब हाँ या नहीं में होता है उनकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है विल। तुम, यू, बी, बी। अब देखिए गहन पूछताछ करना की इंग्लिश होती है ग्रिल समबडी। तो ग्रिल समबडी में ग्रिलिंग तो हो जाएगा और समबडी की जगह हो जाएगा लालू यादव। विल यू बी ग्रिलिंग लालू यादव। चारा घोटाले के संबंध में इतने फ्रेज की इंग्लिश होगी इन कनेक्शन विद फॉर्डर स्कैम। विल यू बी ग्रिलिंग लालू यादव इन कनेक्शन विद फॉर्डर स्कैम। फॉर्डर स्कैम का मतलब चारा घोटाला, स्कैम का मतलब कोई भी घोटाला। चारा घोटाला है तो फॉर्डर स्कैम, कोयला घोटाला है तो कोल स्कैम, जीप घोटाला है तो जीप स्कैम। स्कैम याद रखना है आपको। और जब कैरेक्टर पे बात आने लगती है तो उसे स्कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है विल यू बी ग्रिलिंग लालू यादव इन कनेक्शन विद फॉर्डर स्कैम। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। वह चोर दुम दबाकर क्यों भाग रहा होगा। तो शुरू होगा वाई से, क्योंकि क्यों की इंग्लिश होती है वाई। इन क्वेश्चंस का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, इसीलिए ये WH वर्ड से शुरू होते हैं और इनको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। वाई विल फॉर्मूले पे चल रहे हैं, हिंदी सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। हिंदी सेंटेंस केवल एक हिंट है कि हमें अपनी बात इंग्लिश में बोलनी क्या है। वह चोर दुम दबाकर क्यों भाग रहा होगा, वाई विल। वह चोर की इंग्लिश हो जाएगी, सब्जेक्ट ये हो जाएगा दैट थीफ, THIEF। नॉट आना नहीं है, बी। दुम दबाकर, बी। दुम दबाकर भागना की इंग्लिश होती है टेक टू somebody's heels। अब यहाँ पे चोर के लिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। थीफ के लिए यहाँ पर आ जाएगा हिज और यहाँ पर आ जाएगा वर्ब ING। तो ये हो जाएगा वाई विल दैट थीफ बी टेकिंग टू हिज हील्स। वह चोर दुम दबाकर क्यों भाग रहा होगा। तुम कट्टम जीरो क्यों नहीं खेल रहे होगे। ये जो कट्टम जीरो वाला गेम है आप सबने सुना होगा, कट्टम जीरो कट्टम कट्टम, फिर ये जीत जाते हैं। तो कट्टम जीरो की भी इंग्लिश होती है, अभी सेंटेंस में आने वाली है। वाई विल यू नॉट
बी प्लेइंग। अब कट्टम जीरो की इंग्लिश होती है टिक टैक टो। टिक टैक टो बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम है नॉट्स एंड क्रॉसेस। ये दोनों नाम सही हैं। वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग टिक टैक टो? तुम कट्टम जीरो क्यों नहीं खेल रहे होगे? वाई विल यू नॉट बी प्लेइंग नॉट्स एंड क्रॉसेस? तुम कट्टम जीरो क्यों नहीं खेल रहे होगे? दोनों ही मीनिंग्स यहाँ पर काम करेंगी कट्टम जीरो के लिए। अब देखिए, खेलों के नाम और मतलब तो आपको पता ही है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो उनकी बात नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल खेल हैं उनकी बात करते हैं, जैसे इक्कल दुक्कल। इसे किस राज्य में क्या कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन इस खेल में लड़कियां एक गिट्टी लेती हैं, उसे फेंकती हैं और इस पे छलांग लगाते हुए, जंप करते हुए जाती हैं और यहाँ पे फिर वापस मुड़ करके आती हैं। तो इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग खेल के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम मेरी सिटी में इक्कल दुक्कल है, लेकिन इंग्लिश में ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस इस गेम का नाम, जो बच्चे स्कूलों में छोटे बच्चे खेलते हैं या अपने घरों में, तो इसे बोलते हैं हॉप स्कॉच। इस खेल का नाम है हॉप स्कॉच। उंगली में धागा फंसा करके जो गेम खेला जाता है उसका नाम है कैट्स क्रैडल। कैट्स क्रैडल। और जो छोटे बच्चे कहीं से छुप करके आई झां बोलते हैं, इसे कहते हैं पीकबू। पीकबू। तो जैसे इंडिया में बच्चे हिंदी भाषा में आई झां बोलते हैं, तां बोलते हैं, वैसे ही वहाँ अंग्रेज़ों के यहाँ पीकबू। जो पीछे आपने 9 एक्सेप्शंस पढ़े थे, खड़ा हुआ, बैठा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, सोया हुआ, तो ये सब 9 एक्सेप्शन यहाँ भी काम करेंगे। वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ होगा। ये देखने में तो कॉन्टिन्यूअस नहीं लग रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन इसी तरह से होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के रूल्स के अकॉर्डिंग। ही विल बी सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये कंप्लीट होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। अब हम बात करेंगे बॉक्स 7 की, और यहाँ से हमारा टेंस भी चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। यहाँ पर जो वर्ब होगी वो अपने परफेक्शन को पा लेगी। परफेक्शन का मतलब पूर्णता को पा लेगी। काम बिल्कुल डन डना डन डन हो जाएगा। तो जिस तरह डू डिड डन होता है, तो थर्ड फॉर्म डन, तो यही थर्ड फॉर्म यहाँ पर आने वाली है और आएगा हैज सिंगुलर के लिए, एक वचन कर्ता के लिए, और आएगा हैव बहुवचन कर्ता के लिए यानी प्लूरल के लिए। आई के साथ हैव आना है, आपको पता है। तो आइए पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वह काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, खजूर, अखरोट, चिलगोजा, पिस्ता और अंजीर खरीद चुका है। अभी आपने नोटिस किया होगा वह चाय पी चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है ही, उसने चाय पी लिया है, उसने चाय पी ली है, ये सब भी प्रेजेंट परफेक्ट है। हमको वर्डिंग्स में नहीं बल्कि फीलिंग पे ध्यान देना है। अगर वर्ब तुरंत तुरंत कंप्लीशन को प्राप्त हो रही है, परफेक्शन को प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। इसीलिए मैंने इस स्लाइड में इस बॉक्स के अलावा कुछ नहीं दिया है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है। मैंने चाय पी, मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ, इन तीनों में कब पास्ट इंडेफिनिट होगा, कब प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इसका अंदाज़ा हम इस फीलिंग से ही लगा सकते हैं कि वर्ब तुरंत तुरंत कंप्लीट हो रही है या पास्ट में हुई। तो जैसा कि ये सेंटेंस ही हमें बता रहा है, वह काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, खजूर, अखरोट, चिलगोजा, पिस्ता और अंजीर खरीद चुका है, खरीद लिया है, खरीदा है। मतलब ये कि तुरंत तुरंत ये खरीदारी हो चुकी है, इनकी परचेज, इनकी शॉपिंग हो चुकी है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट है ही,
ही के साथ हैज आएगा या हैव, हैज। अभी आपको वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया कि हैव में एस या ईएस लगाते हैं तो हैज बनता है, हैव में ही ईडी लगा देते हैं तो हैड बनता है। तो ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीद चुका है, BOUGHT, बाई की थर्ड फॉर्म है बॉट। काजू की इंग्लिश होती है कैश्यू नट, कॉमा। बादाम की इंग्लिश होती है ALMOND, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है आमंड। एल या ला का कहीं भी नामो निशान नहीं होना चाहिए हमारे उच्चारण में, आमंड। किशमिश को इंग्लिश में कहते हैं करंट। मुनक्का, इसे बड़ी किशमिश भी कह सकते हैं, रेजिन, मुनक्का। खजूर, डेट, अखरोट, वॉलनट, चिलगोजा, पाइन नट, पिस्ता, पिस्ताशियो और अंजीर। तो ये कॉमन नहीं आएगा, और की इंग्लिश एंड और अंजीर की इंग्लिश फिग। ही हैज गॉट कैश्यू नट, आमंड, करंट, रेजिन, डेट, वॉलनट, पाइन नट, पिस्ताशियो एंड फिग। वह काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, खजूर, अखरोट, चिलगोजा, पिस्ता और अंजीर खरीद चुका है। नेक्स्ट है, वे उसे एक बेतुका आइडिया दे चुके हैं। दे, हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा, प्लूरल है। दे हैव गिवन हिम, वे उसे दे चुके हैं क्या, एक बेतुका आइडिया, एन एब्सर्ड आइडिया। दे हैव गिवन हिम एन एब्सर्ड आइडिया। नेक्स्ट है नेगेटिव। यहां पर क्या होगा, मेन वर्ब के पहले नॉट लगेगा। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने उसे तंग नहीं किया है, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तंग करना की इंग्लिश होती है प्ले प्रैंक्स, तो यहां पर हो जाएगा प्लेड प्रैंक्स ऑन समबडी, तो उसे के लिए लगा दीजिए हिम या हर। आई हैव नॉट प्लेड प्रैंक्स ऑन हिम, मैंने उसे तंग नहीं किया है। तंग करना की इंग्लिश प्ले प्रैंक्स ऑन समबडी। अब यहाँ पर हिम, हर, देम, अस, एस पर नीड आएगा और सब्जेक्ट यहाँ के ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होगा, क्योंकि कोई खुद को तो तंग करता नहीं है। तो मैंने उसे तंग नहीं किया है, आई हैव नॉट प्लेड प्रैंक्स ऑन हिम। नेक्स्ट है, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। देखिए, याद नहीं किया है तो इसकी इंग्लिश तो लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड और थर्ड फॉर्म भी लर्नड होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रटा, तुमने अपना पाठ रटा नहीं है, तो रटना की इंग्लिश होती है क्रैम, जिसकी थर्ड फॉर्म होगी क्रैम्ड। या फिर एक और इंग्लिश होती है मग अप, MUG, मग अप, लेकिन थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो मग्ड अप। यू हैव नॉट क्रैम्ड या फिर यू हैव नॉट मग्ड अप योर लेसन, तुमने अपना पाठ रटा नहीं है, यू हैव नॉट क्रैम्ड योर लेसन या फिर यू हैव नॉट मग्ड अप योर लेसन। यहीं पर जान लीजिए, रट्टू तोता को इंग्लिश में बोलते हैं मग पॉट, और ऐसा हमें कभी नहीं बनना चाहिए। स्लाइड चेंज करने से पहले जान लीजिए, ये जो अभी आपने सूखे मेवे पढ़े, इनके नाम जाने, तो कभी कभी सजा करके मिले जुले मेवे रखे जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स, असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स। लेकिन मिली जुली सरकार इसको असॉर्टेड गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं कोअलिशन गवर्नमेंट।
गठबंधन की सरकार, मिली जुली सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट। तो सरकार के लिए कोएलिशन गवर्नमेंट आ रहा है, लेकिन मिले जुले मेवे के लिए कोएलिशन ड्राई फ्रूट्स नहीं, असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स। इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो मिक्सचर होता है, पेप्सी, माजा, कोका कोला, स्प्राइट, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो मिक्सचर होता है उसे बोलते हैं मॉकटेल, बच्चे पी सकते हैं। और जो हार्ड ड्रिंक्स का मिक्सचर होता है, हार्ड ड्रिंक्स का जो मिश्रण होता है, अलग अलग तरह के जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उनका मिक्सचर, उसे बोलते हैं कॉकटेल। तो यहाँ पर आपने 4 तरह के मिक्सचर देखे। मेवे हैं तो असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स, सरकारें हैं तो कोएलिशन गवर्नमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो मॉकटेल, हार्ड ड्रिंक्स है तो कॉकटेल। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बड़ा ही आसान है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। सब्जेक्ट नॉट ऑप्शनल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वह रेस के अंत में हाफ चुका है? वह के लिए अगर ही आएगा तो ही से पहले क्या आएगा? हैज ही। अब कैपिटल स्मॉल क्या होगा? ये कैपिटल और ये स्मॉल। हैज ही। नॉट नहीं आ रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाफ जाना की इंग्लिश होती है पैंट। जी हाँ, वही पैंट जो आप पहनते हैं, स्पेलिंग वही है, तो पैंटेड हो जाएगा। हैज ही पैंटेड एट द एंड ऑफ द रेस, रेस के अंत में। क्या वह रेस के अंत में हाफ चुका है? हैज ही पैंटेड एट द एंड ऑफ द रेस। क्या उसने ऐन मौके पर पढ़ाई की है? हैज ही। पढ़ाई करना की इंग्लिश स्टडी। तो स्टडी में वाई होता है, लेकिन जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो STUDIED हो जाता है। हैज ही स्टडीड। एन मौके पर, इसके लिए बहुत बढ़िया फ्रेज दे रहे हैं आपको। एट द 11th आवर, HOUR, एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एन मौके पर, एकदम लास्ट में, बिल्कुल नक्की समय पर। जब कोई काम करते हैं तो बोला जाता है एट द 11th आवर, क्योंकि घड़ी में कितने घंटे आपको दिख रहे होते हैं? 12, और बिल्कुल एन मौके पर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 11वें घंटे से पढ़ाई शुरू की गई है। तो एट द 11th आवर ये मुहावरा है, फ्रेज है, यहाँ पर ये बन गया सेंटेंस। क्या उसने एन मौके पर पढ़ाई की है? हैज ही स्टडीड एट द 11th आवर। अब है डबल इंट्रोगेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो WH वर्ड है वो आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तुमने उसकी बुराई क्यों नहीं की है? वाई हैव क्यों? क्योंकि यू है। वाई हैव यू। नॉट आएगा, ऑप्शनल है लेकिन यहाँ पर नहीं आया है इसलिए नॉट आएगा। वाई हैव यू नॉट। किसी की बुराई करना, इसकी इंग्लिश होती है स्पीक इल ऑफ समबडी। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन इल ऑफ हिम। वाई हैव यू नॉट स्पोकन इल ऑफ हिम। तुमने उसकी बुराई क्यों नहीं की है? तुमने अपना कमरा साफ सुथरा क्यों रखा है? वाई हैव यू। रखना की इंग्लिश होती है कीप, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी केप्ट। अब ऑब्जेक्ट आएगा अपना कमरा, तो तुम के लिए अपना कमरा है योर रूम। वाई हैव यू केप्ट योर रूम नीट एंड क्लीन। ये तो सुना सुना सा लग रहा होगा, नीट एंड क्लीन, लेकिन एक और वर्ड है, एक और फ्रेज है स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन, इसका भी मतलब होता है साफ सुथरा। वाई हैव यू केप्ट योर रूम नीट एंड क्लीन, वाई हैव यू केप्ट योर रूम स्पीक एंड स्पैन। अब हम आज की क्लास को फिनिश करेंगे, वाइंड अप करेंगे मॉडल सेंटेंसेस के साथ।
तो आइए शुरू करते हैं। आज 10 नहीं 20 पढ़ाएंगे आपको मॉडल सेंटेंसेस। फर्स्ट है, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। सेंस ये है कि वो एक अमीर परिवार में, अमीर घराने में पैदा हुआ। राहुल गांधी के लिए ये बात बोली जा सकती है, और अमीर घराने में पैदा होना कोई बुरी बात तो नहीं है। He was born with a silver spoon in his mouth. He resembles his brother. Resembles का मतलब होता है जब चेहरा मिलता है हूबहू। वो हूबहू अपने भाई से मिलता है, उसका चेहरा अपने भाई से मिलता है, तो यहाँ पर आता है he resembles his brother. नेक्स्ट है, केमिस्ट्री इज एज इजी एज ABC। जब आप किसी चीज को कहना चाहते हैं कि बहुत ही आसान है, तो उस चीज का नाम ले लीजिए। केमिस्ट्री, ग्रामर, उर्दू, रशियन, मैथमेटिक्स। तो कोई चीज बहुत आसान बतानी है तो बोलेंगे केमिस्ट्री इज एज इजी एज ABC। यू स्टेप्ड इनटू योर फादर्स शूज। अब देखिए, अंग्रेजों के यहाँ ये बार बार बोला जाता है, पुट योर सेल्फ इंटू माई शूज, आई कांट पुट माई सेल्फ इंटू योर शूज। फीलिंग इसकी ये है, मीनिंग इसकी ये है, किसी की जगह पर खुद को रखना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब होगा कि तुम अपने पापा के पद चिन्हों पर चल रहे हो। तो पद चिन्हों पर अगर चल रहे हैं तो ये सेंटेंस आ रहा है, यू स्टेप्ड इनटू योर फादर्स शूज। आई नो वेयर द शू पिंचेस। देखिए फिर से शू आ गया। मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। ये सेंस देने के लिए क्या बोल रहे हैं, आई नो वेयर द शू पिंचेस, यानी सामने वाले ने जो जूता पहन रखा है वो कहाँ पर उसको काट रहा है ये इनको पता है। तो ना तो कोई जूता पहन रखा है, ना कहीं पैर में कोई जूता काट रहा है, कोई परिस्थिति विषम है और सामने वाला उसको समझ रहा है। तो सिंपैथी दिखाते हुए वो क्या कह रहा है, आई नो वेयर द शू पिंचेस। नेक्स्ट है, वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने आप को समझते क्या हो। वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को समझते क्या हो। ये आप किसी से भी बोल सकते हैं जो अपने आप को बहुत लगाता है। नेक्स्ट है, आर यू अ बिग शॉट, या फिर आर यू अ बिग गन। क्या तुम तोप हो। आपको कहना हो किसी से कि क्या तुम कोई तोप हो, तो बोलेंगे आर यू अ बिग शॉट, या फिर आर यू अ बिग गन। नेक्स्ट है, ही इज अ बग बियर। वो हवा है और कुछ नहीं। हवा है और कुछ नहीं, इसको बोलेंगे ही इज अ बग बियर। नेक्स्ट है, आई पल्प यू। मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा, कचूमर बना दूंगा। इसकी इंग्लिश होती है आई पल्प यू। नेक्स्ट है, आई ब्रश यू असाइड। मैं तुम्हें चुटकी में ठीक कर दूंगा। तो चुटकी में ठीक कर दूंगा की इंग्लिश हो गई आई ब्रश यू असाइड। नेक्स्ट है, आई फ्लैटन यू। इसका मतलब है मैं तुम्हें धराशायी कर दूंगा। जैसे गांव में कुछ लोग कहते हैं गिरा के चढ़ बैठेंगे तुम्हारे ऊपर, तो आई फ्लैटन यू। नेक्स्ट है, ही इज इन अ टाइट कॉर्नर। ये भी एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति। तो जब कोई कठिन परिस्थिति में है तो उसे बोलेंगे ही इज इन अ टाइट कॉर्नर। नेक्स्ट है, आई थ्रैश यू, या फिर आई स्मैश यू। इन दोनों का ही मतलब होगा पटक दूंगा। तो पटक दूंगा की इंग्लिश क्या हो गई, आई थ्रैश यू, या फिर आई स्मैश यू। दई दई मारब। नेक्स्ट है, आई सेट यू राइट। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो ठीक कर दूंगा की इंग्लिश क्या हो गई, आई सेट यू राइट। नेक्स्ट है, आई थ्रॉटल यू टू डेथ। थ्रॉटल यू टू डेथ, गला घोंट दूंगा। तो गला घोंट दूंगा ऐसी धमकी देना है, सच में मत घोंट देना, तो बोलेंगे आई थ्रॉटल यू टू डेथ। नेक्स्ट है, ही वॉज मफल्ड टू डेथ। सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये सेंटेंस सेट हो रहा है। मफलर सुना है आपने, मफलर,
उसी से बना है मफल्ड, यानी ही वॉज मफल्ड टू डेथ, इसका मतलब है उसे दम घोंट कर मार दिया गया। ही वॉज मफल्ड टू डेथ, उसे दम घोंट कर मार दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत का नाम इसलिए मैंने लिया है क्योंकि आत्महत्या कोई खुशी से तो करता नहीं है, कोई ना कोई तो उसका कारण होता ही है। तो जो भी इंसान कारण होता है वही कहलाता है हत्यारा। तो ही वॉज मफल्ड टू डेथ, उसे दम घोंट कर मार दिया गया। नेक्स्ट है आई हैक यू टू डेथ। हैक यू टू डेथ का मतलब यहाँ पर बन रहा है बोटी बोटी करके, मैं तुम्हें बोटी बोटी करके मार दूंगा, या मैं तुम्हें बोटी बोटी करके ख़त्म कर दूंगा। आई हैक यू टू डेथ। नेक्स्ट है ही इज़ वेरी गट्सी। ये जो गट्सी है ये बना है गट से, और यहाँ पर गट्सी का सेंस आ रहा है दिलेर, वह बड़ा दिलेर है। ही इज़ वेरी गट्सी, तो जिसमें गट्स होते हैं वही दिलेर होता है। नेक्स्ट है आई प्लक योर आइज आउट, कॉमा हटा दीजिए, फुल स्टॉप ही लगेगा। आई प्लक योर आइज आउट, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। तो आंखें नोच लूंगा, इसकी इंग्लिश क्या बन रही है? आई प्लक योर आइज आउट, आई प्लक योर आइज आउट। नेक्स्ट है आर यू इन योर सेंसेस, तुम होश में तो हो, तुम होश में तो हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम होश में हो या फिर तुम होश में तो हो। तो इस तरह से आज की क्लास आपकी वाइंड अप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।